मुंबई में कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों में अब ढील दे दी गई है। मुंबई में अब दुकानें रोज रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। सभी होटल और रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक खोले जा सकते हैं। स्विमिंग पूल छोड़कर सभी इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स सेंटर रोज खोले जा सकते हैं। और सरकार कुछ कर नहीं रही। मुंबई के दुकानदारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बीएमसी कमिश्नर ने जिस प्रकार से ऑर्डर दिया है, मुंबई के दुकानदारों को रात को 10 बजे तक दुकानें छूट दे दी है और मेडिकल स्टोर्स को 24 आवर्स की छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत अच्छी खबर है दुकानदारों के लिए। और सातों सात दिन दुकानें अभी 10 बजे तक खोल सकते हैं रात को। और ये न्यूज जो है, इससे मुंबई के दुकानदार काफी खुश है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर का असर बच्चों पर पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द कोशिश है कि बच्चों के लिए वैक्सीन सामने आए। उनके लिए क्लिनिकल ट्रायल जारी है, लेकिन इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। मुंबई के नायर अस्पताल में जहां ट्रायल के लिए 50 बच्चों की जरूरत है, वहां अब तक सिर्फ 5 पहुंचे हैं। तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर न डाले, इसलिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल बच्चों पर भी जारी है। लेकिन मुंबई में ऐसे ही ट्रायल में बाधा आ रही है, क्योंकि इसके लिए बच्चे नहीं मिल रहे। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पतालों में शामिल नायर हॉस्पिटल में 13 जुलाई से 12 से 17 आयु वर्ग के लिए जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के लिए 50 बच्चों की जरूरत है, पर अब तक 5 बच्चों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन की पहली डोज ली है। वॉलंटियर्स को इस वैक्सीन की कुल 3 खुराक 4 हफ्तों के अंतराल में दी जानी है। अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये कोवैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका है। नायर अस्पताल मुंबई का पहला अस्पताल बना जिसने बच्चों के बीच इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रायल के लिए लिखित सहमति के साथ साथ बच्चों के माता पिता की ऑडियो विजुअल सहमति भी जरूरी है। माता पिता को जागरूक करने के इरादे से अस्पताल ने 2 हेल्पलाइन नंबर 022-230-27205 और 230-27204 शुरू किए हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को परीक्षण में नामांकित करना चाहते हैं, वो इन नंबरों पर कॉल करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। ड्यू टू स्केप्टिज्म, संदेह और जागरूकता की कमी के कारण माता पिता बच्चों के ट्रायल के बारे में पूछताछ तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को लाने से डर रहे हैं। हमें अभी तक केवल 5 बच्चे मिले हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला शॉट लिया है। माता पिता को ज़ाइकोव-डी के परीक्षण के लिए आगे आना चाहिए। जब तक परीक्षण पूरा नहीं हो जाता, टीकाकरण बच्चों के लिए शुरू नहीं हो पाएगा। The authorities cannot roll it out for children. कोई स्टडीज नहीं हुआ है, उसको बच्चे लोग के ऊपर कैसे दे सकते हैं? ऑलरेडी डरा रहे हैं, बच्चे लोग के ऊपर तीसरा लहर आएगा। ये क्या, कहाँ से हम लोग, ये एस्ट्रोलॉजर है, भगवान है, कैसे उनको पता है कि बच्चे लोग के ऊपर आएगा? करीब 1 हफ्ते पहले ही 24 जुलाई को मुंबई के दादर में कुछ माओं के साथ समाज सेवियों ने एक धरना दिया था, जिसमें बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर आपत्ति जताई थी। इधर बीएमसी का आंकड़ा बताता है कि अब तक 47,104 बच्चे मुंबई में कोविड संक्रमण से गुजर चुके हैं। शहर में कुल संक्रमितों में 6.41% कोविड मरीज 19 साल से नीचे के रहे। अब संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से पहले बच्चों का भी टीका तैयार हो, इसके लिए ये ट्रायल बेहद जरूरी है, पर बच्चे नहीं मिल रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। जेल में बंद सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेते ही मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली के शकरपुर में अपने दफ्तर से क्राइम ब्रांच की टीम चार्जशीट का ये पुलिंदा लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंची। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान समेत उसके 20 साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट समेत आईपीसी की 18 धाराओं में 1100 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में सभी आरोपियों के फोटो भी हैं। सागर धनखड़ की हत्या इसी साल 4-5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कर दी गई। उसके साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया था, जो इस केस का अहम सबूत है। हत्या की वजह सुशील कुमार की पत्नी के फ्लैट का विवाद था, जिसमें सागर धनखड़ रहता था। इसके अलावा सुशील पहलवान इसलिए सागर से बेहद नाराज था
क्योंकि सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि कैसे सुशील पहलवान अपने साथियों के साथ विवादित जमीन की सौदेबाजी, कब्जे और उगाही के रैकेट से जुड़ा हुआ था। सागर और सुशील पहलवानों के ये दो खेमे गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवानिया से जुड़े थे। पुलिस ने इस केस में 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। सबूतों के तौर पर मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में कैद हुई उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान और आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं। सागर की मौत की वजह किसी भारी चीज से हमला करने और गहरी चोटें बताई गई है। अब इस मामले में 5 आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 90 दिन के अंदर यानी कि तय समय सीमा में चार्जशीट पेश कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कोर्ट में किस तरह के सबूत पेश कर पाती है जिससे चार्जशीट में किए गए दावे पुख्ता हो पाएं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मुहर्रम के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी की एडवाइजरी पर विवाद खड़ा हो गया है। शिया धर्म गुरुओं ने कहा है कि एडवाइजरी में उन्हें विलेन की तरह पेश किया गया है। क्या है पूरा मामला, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुसलमान पूरी दुनिया में मुहर्रम में गम मनाते हैं। इस मौके पे यहाँ काफी पहले हिंसा भी हो चुकी है, इसलिए मुहर्रम से पहले पुलिस की एडवाइजरी जारी होती है। इस बार कोविड की वजह से मुहर्रम के जुलूसों पे रोक है। इसकी 4 पेज की एडवाइजरी में जिन बातों पे मौलानाओं ने एतराज किया है वे हैं कि शिया लोगों के तबर्रा यानी सुन्नी खलीफाओं पे अभद्र बातें पढ़ने पर देवबंदी मुस्लिम कड़ी आपत्ति करते हैं। शिया वर्ग के असामाजिक तत्व पतंगों और आवारा जानवरों पे तबर्रा लिख देते हैं। शिया और बरेलवी व सूफी सुन्नियों की ताजियेदारी का कट्टरपंथी देवबंदी विरोध करते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं। एक चीज होती है कि सब हो सकता है, उन्होंने लिखा है कि ये सब हुआ करता है, होता रहता है। ये तो ये सब झूठा इल्जाम होता है। पहले ये लिखा है कि तबर्रा पढ़ा जाता है जुलूसों में, पढ़ा जाता है, आशंका नहीं है बल्कि पढ़ा जाता है। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूसों में हुई हिंसा के बाद 1977 में जुलूसों पे रोक लग गई थी। 20 साल बाद 1998 में 3 पक्षीय समझौते के बाद फिर जुलूस शुरू हुए। पिछले 23 साल से मुहर्रम के जुलूसों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसलिए मौलाना कह रहे हैं कि 43 साल पहले के बवाल का जिक्र इस एडवाइजरी में क्यों किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। आज 40 साल बाद उन तमाम चीजों को इस तरीके से लिखकर और फिर आम किया जा रहा है, यानी लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है। हम अफसोस का इजहार करते हैं इस जबान के ऊपर, इस खत के ऊपर। शिया सुन्नी दोनों तबकों को करीब लाने के लिए लखनऊ में पिछले 7 साल से शोल्डर टू शोल्डर संस्था ईद और बकरीद के मौके पे दोनों फिरकों की साझा नमाज कराती है। यही नहीं, इसके बैनर तले शिया सुन्नी मिल के बड़े मंगल और सिख गुरुओं के जन्मदिन पे भी लंगर और प्याऊ लगाते हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि ये पुरानी एडवाइजरी है, हर साल वही जारी हो जाती है। इसका मकसद किसी का अपमान नहीं है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीजें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लोग कहते हैं कि सरकारी महकमे लकीर के फकीर होते हैं और पुलिस मान रही है कि ये बहुत पुरानी एडवाइजरी है, हर साल यही जारी कर दी जाती है। भाई कोई पुरानी एडवाइजरी नए संदर्भों में कैसे जारी हो सकती है? हर साल कोई नए खतरों के अंदेशे हो सकते हैं, कुछ नए संदर्भ हो सकते हैं। और इस बार जब कोविड की वजह से जुलूसों पे पाबंदी है तो फिर 40 साल पहले होने वाले खतरों की एडवाइजरी क्यों जारी हो रही है? ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि नए संदर्भों में नए तरीके से एडवाइजरी नहीं जारी की गई। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। खिलाड़ियों के घर में जबरदस्त जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। आज का एकमात्र विजयी गोल गुरजीत कौर ने किया। अब भारत की टक्कर सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से होगी। ये मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा। महिला हॉकी टीम का ये तीसरा ओलंपिक है। सबसे पहली टीम 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गई थी, जहां ये नंबर 4 पर रही थी। और इस उपलब्धि की धमक भारतीय खिलाड़ियों के घरों में नजर आ रही है। सभी खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल है। गुरजीत कौर के गोल ने भारत को वो बढ़त दिलाई जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे मुकाबले में पार नहीं कर सकी। इधर गुरजीत कौर ने गोल दागा, उधर अमृतसर में उनके घर पर जीत का जश्न शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक जीत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड हॉकी हिस्ट्री में, हमारे महिला हॉकी टीम टोक्यो में इतिहास रचा है। और जिस तरीके से आज परफॉर्म किया, रियली मैं पर्सनली काफ़ी सरप्राइज हुआ कि इस तरीके से परफॉर्मेंस पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। कुरुक्षेत्र की रानी रामपाल ने यहां तक पहुंचने में लंबा संघर्ष किया। उनके प्रदर्शन की कौंध सोमवार को कुरुक्षेत्र के उनके घर तक दिखी। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने कुछ ही दिन पहले याद किया था कि उनका खेलना किस तरह पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन हरिद्वार को अब वंदना पर गुमान है। यही कहानी कई अन्य खिलाड़ियों की भी है। सिरसा की सविता पुनिया के घर जश्न का माहौल है। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। देश धीरे धीरे पहचान रहा है ये लड़कियां ही हैं जिन्होंने इस ओलंपिक में अब तक देश की शान बढ़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।